एपिसोड 391 टू 400। अध्याय 391। मेरे बेटे को ऑटिस्टिक कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लीवेई ने उस आदमी का हाथ झटक दिया और शीमिंग की ओर देखकर पूछा, तुम ठीक हो? जियामिंग ने लीवी की ओर मुड़कर देखा और जवाब में सिर हिलाया। लीवेई के यहाँ होने के कारण जीमिंग को किसी और बात की परवाह नहीं थी। उसने लड़के का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज जांची। उसने आंखें बंद कर लीं और उसकी नब्ज महसूस करने की कोशिश की। लीवेई ने शीमिंग को लड़के की नब्ज जांचते हुए देखा। चूंकि उसने रास्ते में गर्भवती महिला का इलाज किया था, इसलिए वह जानता था कि वह चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी है। भले ही उसके पास कोई पेशेवर डिग्री न हो, फिर भी वह कई विशेषज्ञों से बेहतर है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब है कि सालों तक व्यवसाय का अध्ययन करने वाली लड़की किसी गर्भवती महिला का इलाज कर सकती है। हालांकि वह भी उस पर विश्वास करता था क्योंकि उसे एहसास था कि शीमिंग के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। उसे नहीं पता कि क्या है, लेकिन कुछ गड़बड़ है और वह जानना भी नहीं चाहता। उसे डर था कि कहीं ये कुछ ऐसा न हो जिसे वह सहन न कर पाए। इसलिए वह उसे समय देना चाहता था ताकि वह खुद उसे बता सके कि क्या यह ऐसी कोई बात है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए। तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? उसे छोड़ दो, मैंने कहा, उसे छोड़ दो। उस आदमी ने जीमिंग पर चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लीवेई ने उसकी कलाई कसकर पकड़ रखी थी और वह अपना हाथ जरा भी हिला नहीं पा रहा था। जियामिंग ने लड़के की नब्ज जांचने के बाद उसकी आंखों की जांच की। जब उसे एहसास हुआ कि उसका अनुमान सही था, तो उसने माथे पर शिकन डाली। बच्चा वास्तव में ऑटिज्म के शुरुआती चरण के लक्षण दिखा रहा था। यह उसकी प्रारंभिक अवस्था हो सकती है और यदि सही तरीके से इलाज किया जाए तो भविष्य में उसकी हालत में सुधार हो सकता है। जब लड़का अपने पिता की तेज आवाज़ सुनकर सहम जाता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ऑटिस्टिक बच्चे आसानी से डर जाते हैं और आवाज़ों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इसलिए जब वे तेज़ आवाज़ें सुनते हैं तो इससे उनकी चिंता बढ़ जाती है और वे घबरा जाते हैं। शश, कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसने कांपते हुए छोटे बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। तुम लोग कौन हो? ये सब क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरे बेटे से अपना हाथ नहीं हटाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वह आदमी जीमिंग पर चिल्लाता रहा। जब जीमिंग ने चिल्लाना बंद नहीं किया तो उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। वह खड़ी हो गई और लड़के के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर उस आदमी की ओर देखते हुए बोली, चिल्लाना बंद करो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारा बेटा तुमसे डर रहा है? उसने दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा। वह गुस्से में थी और चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि बच्चा उससे डर जाए। जब पिता ने उसकी ओर देखा तो लड़का शीमिंग के पीछे छिप गया। शीमिंग की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वह मेरा बेटा है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? उसने जीमिंग पर ताना मारा क्योंकि वह बेवजह उसके मामलों में दखल दे रही थी। वह उसका बेटा था, वह उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। ये लड़की इसमें दखल क्यों दे रही है? तुम उसके पीछे क्यों छुपे हो? क्या तुम अपने पिता का मजाक उड़ा रहे हो? बाहर आओ। उस आदमी ने छोटे लड़के को जीमिंग के पीछे छिपा देखकर उस पर चिल्लाया और उसे दूर खींचने की कोशिश की। इस क्षण अत्यधिक निराशा महसूस करते हुए जीमिंग का जबड़ा कस गया। उसने अपने पीछे छिपे लड़के को पकड़ लिया और कहा, सर, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों रोका, लेकिन मैं आपके बेटे के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। मुझे पता है यह अचानक से है, लेकिन मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि आपको अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बेटे पर इस तरह चिल्लाएंगे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वह डर जाएगा और इससे उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। क्योंकि वह जीमिंग अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी और उसे धीरे से समझाना चाहती थी। वह उसे बताना चाहती थी कि उसमें ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं। उसे उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वह और भी घबरा जाएगा। वह हंगामा नहीं करना चाहती क्योंकि अगर वह अचानक उसके पास जाकर उसे बताती है कि उसका बेटा ऑटिस्टिक है तो यह वाकई अजीब होगा। मुझे अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। और आप कौन होते हैं? मेरे बेटे को छूने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या आप अपने अंगरक्षक का इस्तेमाल करके मेरे बेटे का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं? उस आदमी ने शीमिंग की बात काटते हुए पागलों की तरह चिल्लाया। स्वागत कक्ष में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। लोग उनके चारों ओर जमा होने लगे और शीमिंग को अजीब निगाहों से देखने लगे। उन्हें डर था कि शीमिंग सचमुच बच्चों को अगवा करने आया होगा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। उन्हें नहीं पता कि उससे पहले क्या हुआ था, लेकिन उस दृश्य को देखकर उन सभी को यकीन हो गया कि शीमिंग गलत था। हाँ, तुम्हारे बेटे को अगवा करने आए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? और क्या ये तुम्हारा बेटा है? कौन अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करता है? उस आदमी की बातें सुनकर लीवेई ने ताना मारा। वह भी उसे पकड़े हुए था, इस बात से चिंतित था कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह शीमिंग को चोट पहुंचा सकता है। जियामिंग ने उस आदमी को सख्ती से देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वह आपका बेटा है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बेटे के साथ इसी तरह का व्यवहार करते रहे तो उसकी हालत के लिए अच्छा नहीं होगा। उसे ऑटिज्म है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि उससे प्यार से बात करें और उसकी हालत बिगड़ने से पहले उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए ले जाएं। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और उसे अपनी बात समझाने का प्रयास किया। उसके शब्दों को सुनकर वह आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने जीमिंग की ओर देखा और फिर जटिल भाव से अपने बेटे की ओर एक नज़र डाली। जियामिंग की बातें सुनकर लीवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि वह इस तरह इसलिए व्यवहार कर रही है क्योंकि उसे लड़के के लिए बुरा लग रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वह उसके बारे में चिंतित थी क्योंकि वह ऑटिस्टिक था। अब उसे समझ में आ गया कि वह उस दिन ऑटिज्म के बारे में लेख क्यों पढ़ रही थी। हाँ, ऑटिस्टिक। मेरे बेटे को ऑटिस्टिक कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा बेवकूफ़ है? भले ही वह थोड़ा मंदबुद्धि हो, मैं उसे सिखा दूंगा। वह सिर्फ मंदबुद्धि है, लेकिन ऑटिस्टिक। बकवास मत करो। उस आदमी ने ज़ीमिंग को देखते हुए अपना जबड़ा कस लिया और ताना मारा। उन्हें पता है कि ऑटिज्म क्या होता है। हालांकि उन्हें यह भी पता है कि उनका बेटा कमज़ोर और सुस्त है, लेकिन क्या वह ऑटिस्टिक भी है? ये सच नहीं हो सकता। अध्याय 392। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? अस्पताल की लॉबी में एक भारी पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। ज़ीमिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर लू, जिन्होंने सुबह दादा जिन की जांच की थी, उनकी ओर आते नजर आए। उन्होंने चश्मा पहन रखा था, जिससे वे अधिक परिपक्व और आकर्षक दिख रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ हंगामा क्यों मचा रहे हो? डॉक्टर लू उनकी ओर बढ़े और उस आदमी को देखा जो पहले चिल्ला रहा था। उनके चेहरे पर गंभीरता और तेवर थे। जब वह दोपहर के राउंड से अपने कार्यालय लौट रहा था तो उसने लॉबी में शोर सुना और स्थिति का जायजा लेने के लिए आया। डॉक्टर साहब, आपको इसके लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जल्दी से इस इलाके को खाली करवा देता हूँ। सुरक्षाकर्मी। पहले तो रिसेप्शनिस्ट ने कोई दखल नहीं दिया था, लेकिन डॉक्टर लू को देखकर वह तुरंत उनके पास आ गई। उसने लॉबी खाली कराने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बुलाया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। डॉक्टर लू ने उसकी ओर देखे बिना कहा। रिसेप्शनिस्ट ने केवल सिर हिलाया और पीछे हट गई। आप यहाँ डॉक्टर हैं, है ना? अच्छा हुआ आप आ गए। ये औरत मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। ये मुझे और मेरे बेटे को गालियां दे रही थी, और उसका पति, वो मुझे चोट पहुंचा रहा है। देखिए, मेरे हाथ पर लाल निशान हैं। उसने नाटकीय अंदाज में अपने हाथ पर निशान दिखाए। लीवेई ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उस आदमी के संघर्ष के कारण उसके हाथों पर लाल निशान रह गए। जियामिंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा लीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे परेशान कर रही हो। वह बस उसे यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके बेटे में ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन लगता है कि लोग पहले बात सुनना पसंद नहीं करते। वे स्थिति की पुष्टि करने से पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। लू फैन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने शीमिंग की ओर देखा। श्रीमती जिन, क्या हुआ? जियामिंग को खुशी हुई कि उसने उसके बारे में कोई राय बनाने से पहले उससे पूछ लिया। डॉक्टर लू, बात यह है कि मैंने कल इस लड़के को देखा और पाया कि उसके पिता उसके साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे और चलते समय उसे घसीट रहे थे। मैंने बस उससे यही कहा कि बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। उसे उसके प्रति कोमल होना चाहिए। उसने बताया कि उसने उसे क्यों रोका। हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें मुझे उपदेश देने का अधिकार किसने दिया? तुम्हें मुझे रोकने का अधिकार किसने दिया? उस आदमी ने सीने के सामने हाथ जोड़ते हुए उस पर व्यंग्य किया। यह महिला वाकई अजीब है। वह यूं ही जाकर लोगों को बच्चों की परवरिश के बारे में उपदेश कैसे दे सकती है? माता पिता कभी कभी अपने बच्चों को मारते हैं और यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वह हद से ज़्यादा बदतमीजी करती है। वह बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती है। अगर मैं होती तो मुझे बहुत शर्म आती। वहाँ खड़े लोगों को लगने लगा कि शीमिंग वाकई अजीब है। वे उसके बारे में कानाफूसी करने लगे और उसकी कानाफूसी भी बिल्कुल धीमी नहीं थी। जियामिंग हर एक शब्द सुन सकता था। अल्पविराम। श्रीमती जिन, आपको इस आदमी को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। और महोदय, आप अपने बेटे के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। भले ही वह आपका बेटा हो, आप उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। वह तो बस एक बच्चा है, इसलिए एक वयस्क होने के नाते आपको समझदारी से पेश आना चाहिए। लू फैंग ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा कि अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है। उस आदमी ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। अब आप जा सकते हैं। श्रीमती जिन, आपको भी जाना चाहिए। डॉक्टर लू ने इस समस्या को समझदारी से हल करने की कोशिश की। रुको डॉक्टर लू, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर लू के मुड़कर जाने से पहले ही ज़ीमिंग ने उन्हें रोक लिया। क्या कुछ और है? श्रीमती जिन। डॉक्टर लू, मैंने इस आदमी को सिर्फ इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं उसे उसके बेटे के साथ व्यवहार करने का तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसा था जो मैं उसे बताना चाहता था, इससे पहले कि मामला और गंभीर हो जाए। ज़ीमिंग ने सामने खड़े आदमी को देखते हुए गंभीरता से कहा। किनारे पर खड़ी जिन लिवेई ने शीमिंग के चेहरे के भावों को देखा। वे बेहद सशक्त और आकर्षक थे। कुछ और क्या है? उसने अपनी घड़ी देखते हुए पूछा। बात करने को है क्या? तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। तुम कितने मूर्ख हो जो दूसरों के मामलों में दखल देते हो। उस आदमी ने ज़ीमिंग की ओर उंगली करते हुए चिल्लाकर कहा। लिवेई ने उस आदमी की ओर मुड़कर देखा और उसे घूर कर देखा। लिवेई को गुस्से से घूरते देख वह आदमी तुरंत चुप हो गया। वह लिवेई से डरता था क्योंकि लिवेई बहुत ही रौबदार था। कुछ देर पहले उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके जैसा आदमी भी उसकी पकड़ से नहीं छूट सका। श्रीमती जिन, आप जारी रखिए। डॉक्टर लू ने उस व्यक्ति का रवैया देखकर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह शीमिंग से स्थिति के बारे में सुनना चाहता था क्योंकि वह देख सकता था कि बच्चा भी अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे छिप रहा था। डॉक्टर लू द्वारा दूसरों की तरह उसका न्याय करने के बजाय उसे बोलने का मौका देने पर जियामिंग को राहत महसूस हुई। डॉक्टर लू, मेरा इस आदमी या बच्चे का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता था कि उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इस बच्चे को चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है। और अगर उसे चिकित्सीय सहायता नहीं मिली और उसके पिता उसके साथ अभद्र व्यवहार करते रहे तो मुझे डर है कि उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। चिकित्सा सहायता? लड़के को क्या हुआ? उसने अपनी भौहें उठाईं और लड़के को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। इस बच्चे में ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं। चूंकि यह शुरुआती चरण है, इसलिए थेरेपी से उसकी हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन अगर उसके पिता इसी तरह का व्यवहार करते रहे तो वह चिंतित और भयभीत हो जाएगा। इससे उसकी हालत और बिगड़ सकती है और मुझे डर है कि बाद में यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा।
ऑटिस्टिक बच्चे बहुत खास होते हैं। वे आसानी से डर जाते हैं और उनके साथ सावधानी से पेश आना चाहिए। आपको उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके हर सही काम के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, न कि उनकी हर गलती के लिए उन पर चिल्लाना चाहिए। इससे उनकी चिंता और डर और भी बढ़ जाएगा। अगर इस तरह का हिंसक और असभ्य व्यवहार जारी रहा तो वे अवसाद में भी जा सकते हैं। यही बात जिया मिंग उस आदमी को समझाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि जब उसे अपने बेटे की हालत के बारे में पता चलेगा तो शायद उसका रवैया बदल जाएगा। अध्याय 393 क्या आप मेरे कार्यालय आएंगे? शीमिंग की बातें सुनकर लू फैंग हैरान रह गया। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह सोच रहा था कि वह सिर्फ उस आदमी को उपदेश देना चाहती है या कुछ और, लेकिन वह उसे बताना चाहती थी कि लड़के को ऑटिज्म है। उसने असमंजस भरी नज़रों से उसे देखा और फिर लड़के की ओर देखा। लड़का उसे सामान्य लग रहा था और उसमें ऑटिज्म के लक्षण नहीं दिख रहे थे। क्योंकि कई बच्चे सामान्य से धीमी गति से विकसित होते हैं और कभी कभी शुरुआती चरण में इस बात को पहचानना मुश्किल होता है। उन्हें लड़के की ठीक से जांच करनी होगी कि वह ऑटिस्टिक है या नहीं। लेकिन अगर वह ऑटिस्टिक है तो शीमिंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। नहीं तो वह ये कैसे बता पाएगी कि वह ऑटिस्टिक है, जबकि वह ऐसा कर ही नहीं सकता। वह मुख्य चिकित्सक हैं। आमतौर पर लोगों को उनके पद तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उनके मामले में उनकी प्रतिभा ने लोगों के अनुभव को मात दे दी। उनका ज्ञान और चिकित्सा कौशल वर्षों के अनुभव वाले चिकित्सकों के बराबर था। 27 वर्ष की आयु में ही वे प्रमुख जनरल फिजिशियन बन गए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने स्कूल में कुछ कक्षाएं छोड़ दी और कम उम्र में ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। सभी लोग उनसे कहते थे कि वे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं क्योंकि वे न केवल इसमें अच्छे हैं बल्कि इसके प्रति बहुत उत्साही भी हैं। इसलिए वह ये देखकर हैरान रह गया कि शीमिंग अपने निदान को लेकर इतनी आश्वस्त थी, जबकि वह ये भी पता नहीं लगा पा रहा था कि लड़के को ऑटिज्म है या नहीं। अल्पविराम। महोदय। लू फैंग ने उस व्यक्ति की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जब उस व्यक्ति ने लू फैंग को हैरानी भरे भावों से उसकी ओर देखते हुए देखा तो उसने अपना परिचय चेंग गुइंग के रूप में दिया। श्रीमान चेन, मुझे लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से हमें पहले आपके बेटे की जांच कर लेनी चाहिए। जांच के बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि श्रीमती जिन सही थी या नहीं। लू फैंग ने इस समस्या को हल करने का सुझाव दिया। डॉक्टर लू को शीमिंग का पक्ष लेते देख वह व्यक्ति दंग रह गया। लेकिन डॉक्टर, लू फैंग ने एक तरफ खड़ी रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और कहा, डॉक्टर सू से कहिए कि वे मेरे कार्यालय में आएं। जब उसने उससे बात की तो रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। उसने लापरवाही से सिर हिलाया और फ़ोन करने के लिए रिसेप्शन काउंटर की ओर चली गई। और तुम इस बच्चे को खेल के कमरे में ले जाओ और उसका साथ दो। फिर उसने अपने साथ मौजूद नर्स की ओर मुड़कर उससे उस छोटे बच्चे का ख्याल रखने को कहा। जी डॉक्टर। नर्स अनुभवी थी और वह समझ गई कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। उसने सिर हिलाया और लड़के को अस्पताल के खेल कक्ष में ले जाने के लिए उसके पास चली गई। जब नर्स ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो लड़का थोड़ा सहम गया, लेकिन जीमिंग ने लड़के की ओर देखकर मीठी आवाज़ में कहा, बेटा तुम इस सिस्टर के साथ जा सकते हो। ये तुम्हें चॉकलेट देंगी। मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलूंगी। ठीक है। उसने लड़के को प्यार से फुसलाया। जियामिंग की मुस्कान देखकर लड़के ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। अरे तुम लोग मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? मैं किसी से सलाह नहीं लेना चाहता, इसलिए ये सब बंद करो। मुझे लगता है तुम सब उस लड़की के साथ मिले हुए हो। ये कैसा घटिया अस्पताल है। चिल्लाते हुए उस आदमी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अगर आप परामर्श नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रीमान चेन, मैं आपको बता दूं, अगर आपका बेटा ऑटिस्टिक है और आपने अभी उसकी जांच नहीं करवाई तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी और बाद के चरणों में इसका कोई इलाज नहीं है। तब आप खुद को ही एक अक्षम पिता होने का दोषी ठहराएंगे। लू फैंग ने सीधे सादे शब्दों में कहा। क्या आप जीवन भर इस बात का पछतावा करना चाहते हैं या हमें अपने बेटे की जांच करने देना चाहते हैं? लू फैंग ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि धीमी आवाज में सरल शब्द कहे। वह जानता है कि वे केवल सुझाव दे सकते हैं और अपने लिए सही चीज़ चुनना उसका अपना विवेक है। वे उसे अपने बेटे की जांच करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लू फैंग की बातें सुनकर वह आदमी वहीं रुक गया। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और असहज महसूस किया। उसके शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उस लड़की की कही बात सच हो तो क्या होगा। अगर उसका बेटा ऑटिस्टिक हो तो क्या होगा। वह उनका इकलौता बेटा था और उसकी पत्नी का जन्म के समय निधन हो गया था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी मृत्यु से वह बहुत दुखी था। वह हमेशा अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए अपने बेटे को ही दोषी मानता था, क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु उसे जन्म देते समय हो गई थी। वह जानता है कि उसका व्यवहार अनुचित है, लेकिन वह इतना क्रोधित और हताश था कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अब अगर उसकी जिद की वजह से उसके बेटे को कुछ हो जाए तो क्या उसकी पत्नी उसे माफ़ करेगी? वह व्यक्ति पीछे हट गया और उसने उस नर्स को नहीं टोका जो उसके बेटे को अपने साथ ले जा रही थी। डॉक्टर लू की बात को स्वेच्छा से मानते हुए उस व्यक्ति को देखकर जियामिंग आश्चर्यचकित रह गया। श्रीमती जिन, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे कार्यालय में आ सकती हैं? लू फैंग ने जिमिंग की ओर मुड़कर देखा और उसे अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। उसने लीवेई की ओर देखा, जो शांत भाव से देख रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर उसे तसल्ली मिली। ठीक है, उसने डॉक्टर लू के सवाल का जवाब दिया। महोदय, कृपया थोड़ी देर लॉबी में प्रतीक्षा करें। मैं थोड़ी देर में आपको बुलाऊंगा ताकि हम आपके बेटे की हालत के बारे में बात कर सकें। लू फैंग ने उस व्यक्ति से रुकने और प्रतीक्षा करने को कहा। वह व्यक्ति अनिच्छुक था, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। उसने शीमिंग की ओर भौहें चढ़ाकर देखा और कुछ नहीं कहा। वह ये भी जानना चाहता था कि उसका बेटा ऑटिस्टिक है या नहीं, और अगर वह ऐसा नहीं है तो उसे उस मूर्ख लड़की से निपटना होगा जो लोगों को उपदेश देती फिरती है।
उसके बाद लू फैंग, शीमिंग और लीवेई को भूतल पर स्थित अपने कार्यालय में ले आया। जियामिंग उनके कार्यालय को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन डॉक्टर के कार्यालय में यह उसका पहला अनुभव था। ये बिल्कुल अलग महसूस होता है। दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर डॉक्टर लू फैंग का नाम लिखा हुआ था। उनका कार्यालय अन्य कार्यालयों से अलग है क्योंकि वे मुख्य महाचिकित्सक हैं और उनका कार्यालय अन्य कार्यालयों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा और आलीशान है। कृपया बैठिए। लू फैंग ने शीमिंग और लिवी को कुर्सी पर बैठा दिया। वह भी अपनी कुर्सी की ओर चलकर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही उसने फ़ोन की ओर देखा। जियामिंग और लिवेई को इससे कोई आपत्ति नहीं थी और वे उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगे। अध्याय 394। श्रीमती जिन, मुझे खुशी है कि आखिरकार मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। जियामिंग और लिवेई कुर्सी पर बैठे हुए लू फैंग को देख रहे थे और उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। लिवेई ने मुड़कर शीमिंग की ओर देखा। उसे कभी कभी लगता है कि शीमिंग में बहुत बदलाव आ गया है, और यह बदलाव कोमा से जागने के बाद से शुरू हुआ। ये वाकई अजीब था कि उसने खाना बनाना शुरू कर दिया और उसे चीनी पारंपरिक चिकित्सा के बारे में जानकारी हो गई। एक व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति गर्भवती महिला के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, वह भी तब जब वह एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हुई हो। उस समय उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था जब उसने कहा था कि उसने विदेश में रहते हुए अपने गुरु से पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखी थी। लिवेई ने गू शाओ को उस व्यक्ति के बारे में खोजबीन करने और यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या शीमिंग विदेश में रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति से मिली थी या उसे कभी इस तरह की कोई बात पता चली थी। लेकिन गू शाओ ने उसे बताया कि उसे झाओ बाई नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा का जानकार हो और जिसके साथ शीमिंग का कोई संबंध रहा हो। इसके अलावा उन्हें पता चला कि वह व्यवसाय की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी रुचि फैशन में अधिक थी और वह अपना खुद का ब्रांड शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके चीनी चिकित्सा सीखने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा पूल में गिरने और कोमा में जाने से पहले उनकी पत्नी से शादी को 1 साल हो चुका था। उस 1 साल में उन्होंने न तो उन्हें खाना बनाते देखा और न ही दवाइयों के बारे में बात करते। उसे फैशन, शॉपिंग और पार्टी करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, बस इतना ही। लेकिन अब वह अचानक शालीन, शांत और संयमित हो गई। साथ ही उसकी रुचियों में भी काफ़ी बदलाव आ गया लगता है। न केवल उसकी रुचियां बदल गईं, बल्कि उसे कई ऐसे कौशल भी आ गए जो पहले उसके पास नहीं थे। क्या इसका कारण यह है कि वह उसे पहले अच्छी तरह से नहीं जानता था या फिर कोई और बात थी जो उसे पता नहीं थी? लिवेई को उसे बगल से देखकर भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। जीमिंग अपने पहले के रूप से बहुत अलग दिख रही थी। श्रीमती जिन, मुझे खुशी है कि आखिरकार मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। लू फैंग की बातें सुनकर शीमिंग आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था। श्रीमती जिन, मैं सोच रहा था कि आप जानी पहचानी क्यों लग रही हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। क्या आप वही हैं जिन्होंने पिछले महीने दुर्घटना में घायल हुई गर्भवती महिला का इलाज किया था? लू फैंग ने मुस्कुराते हुए शीमिंग की ओर देखा और ये शब्द कहे। जियामिंग उसके शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने लू फैंग को हैरानी से देखा और फिर उलझन में लिवेई की ओर एक नज़र डाली। क्या लिवेई ने यह नहीं कहा था कि वह किसी को इंटरनेट से वीडियो डिलीट करने के लिए कहेगा? किसी और को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है? डॉक्टर लू, आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला? जीमिंग ने हिचकिचाते हुए डॉक्टर लू से पूछा। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे क्योंकि उसे चिंता थी कि लोग अब भी उसे उस गर्भवती महिला का इलाज करने के लिए याद करते होंगे। उस समय उसने ठीक से सोचा नहीं और वही किया जो उसे करना चाहिए था, लेकिन इसके परिणाम उसे बाद में समझ आए। हालांकि लिवेई ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, फिर भी उसे डर था कि कहीं हालात बेकाबू ना हो जाएं। और अब ये ऑटिज्म का मामला। वह जानती है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल होकर वह मुसीबत में पड़ रही है, लेकिन अगर वह किसी को अपनी आंखों के सामने दर्द में देखकर कुछ नहीं करती तो उसका अंतरात्मा उसे चैन से सोने नहीं देगा। लू फैंग ने शीमिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस गर्भवती महिला को तुमने बचाया वह मेरी चाची थी। मेरे चाचा और चाची बहुत समय से संतान की चाहत रखते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और वे लंबे समय से इस खुशी का इंतजार कर रहे थे। जब आखिरकार हमें पता चला कि चाची गर्भवती हैं तो हमारे परिवार के लिए यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और अगर आप न होते तो हमारे लिए चाची और उनके अजन्मे बच्चे को बचाना नामुमकिन होता। ये शब्द कहते हुए लू फैंग की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। उसे याद आया कि जब उसे पता चला कि यांग मी का एक्सीडेंट हो गया है तब उसके चाचा की हालत बहुत खराब थी। जब यांग मी को अस्पताल लाया गया तब लू फैंग एक महत्वपूर्ण बैठक में थे। खबर मिलते ही वे तुरंत अपनी चाची से मिलने गए। उनकी चाची गर्भवती थी और उम्र के कारण पहले से ही उनके लिए यह मुश्किल था, और जब वह एक दुर्घटना का शिकार हुई तो उनकी हालत और भी गंभीर हो गई। उनके चाचा लू डोंग बहुत डरे हुए थे और लगभग टूट चुके थे, लेकिन जब डॉक्टर कमरे से बाहर आई तो उन्होंने बताया कि वह ठीक हैं। उस समय लू फैंग को पता चला कि किसी ने मौके पर ही उसका इलाज किया और उसकी प्राथमिक चिकित्सा के कारण यांग मी की जान बच सकी। उन्हें पता चला कि उस महिला ने एक्यूपंक्चर करके यांग मी की जान बचाई। ये खबर पचाना उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी का इलाज एक्यूपंक्चर से भी किया जा सकता है। उन्हें पहले कभी एक्यूपंक्चर और चीनी चिकित्सा पर विश्वास नहीं था, लेकिन शीमिंग की वजह से उन्हें इस क्षेत्र के बारे में भी जिज्ञासा होने लगी। आपने हमारे परिवार को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का साक्षी बनने से बचाया। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। हमने उस समय आपको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन हम नहीं ढूंढ पाए। आज जब मैंने आपको श्रीजिन के कमरे में देखा तो आप मुझे बहुत जानी पहचानी लगी, लेकिन अभी अभी जब मैंने आपकी बातें सुनी और जिस तरह से आपने उस लड़के के ऑटिज्म के बारे में बताया, उससे मुझे याद आया कि आप कौन हैं। लू फैंग मुस्कुराते हुए बोला।
हालांकि मुझे चीनी चिकित्सा पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी तकनीक अन्य चीनी पारंपरिक चिकित्सकों से कहीं बेहतर थी। मैंने वह वीडियो लगभग 20 बार देखा है। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था और अब जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं काफ़ी हैरान हूँ। आप जवान दिखते हैं और फिर भी आपने उस समय मेरी चाची की जान बचाई थी, उसने अपनी आंखों में प्रशंसा लिए कहा। जियामिंग को उसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि डॉक्टर लू उस महिला का भतीजा होगा। उसे याद आया कि उसने जिस महिला को बचाया था वह लू परिवार की मालकिन थी, और डॉक्टर लू फैंग भी लू परिवार से ही हैं। इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है। लू फैंग की बातें सुनकर ली वेई भी हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि लू फैंग बूढ़े लू का पोता है। जियामिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। श्रीमती जिन, मेरा परिवार हमेशा से आपसे मिलना चाहता था और आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता था। अब मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। क्या मैं आपको लू मैंशन में रात के खाने पर आमंत्रित कर सकता हूँ? लू फैंग ने मुस्कुराते हुए शीमिंग को लू मैंशन में रात के खाने पर आमंत्रित किया। वह उसे लू मैंशन में रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि उसकी चाची और परिवार के अन्य सदस्यों को यह बहुत पसंद आएगा। डॉक्टर लू, कोई बात नहीं, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जीमिंग असहज महसूस कर रहा था क्योंकि वे आज ही मिले थे और उसने उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया था। श्रीमती जिन, कृपया इस अनुरोध को अस्वीकार न करें। हम आपको धन्यवाद देने के लिए केवल रात्रिभोज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। लू फैंग ने शीमिंग की बात काटते हुए उनसे अपने अनुरोध को स्वीकार करने का आग्रह किया। ठीक है। जीमिंग उसकी विनती के आगे बेबस महसूस कर रही थी। वह उसे मना करके असभ्य नहीं बनना चाहती थी। अध्याय 395। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने माता पिता को बता दूंगा कि आप आज रात खाने पर आ रहे हैं। लू फैंग ने खुशी से कहा और अपने परिवार को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। अल्पविराम। आज जियामिंग सदमे में चिल्लाई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अधीर होगा। क्यों, क्या आज आपका कोई ज़रूरी काम है? लू फैंग ने जीमिंग को घूरते हुए हैरानी से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। जीमिंग के अपनी बात पूरी करने से पहले ही किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लू फैंग ने दरवाजे की ओर देखा, तभी 20 साल की एक महिला कमरे में दाखिल हुई। उसने हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस और उसके ऊपर लैब कोट पहना हुआ था। पोनीटेल में करीने से बंधे बालों के साथ वह महिला सुंदर लग रही थी। डॉक्टर लू, आपने मुझे बुलाया था? महिला ने लू फैंग की ओर देखकर पूछा। जी हाँ, कृपया अंदर आइए। डॉक्टर लू ने महिला को अंदर बुलाया। जियामिंग ने अंदर आने वाली महिला को देखा और विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसे याद आया कि जब वे लॉबी में थे तब लू फैंग ने रिसेप्शनिस्ट से किसी को फ़ोन करने के लिए कहा था। श्रीमती जिन, ये डॉक्टर सू जिन हैं। ये बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनसे मैं लड़के की जांच करवाना चाहती थी। ये उसकी जांच करेंगी और हमें बताएंगी कि उसे ऑटिज्म है या नहीं। और कृपया इसे इस तरह न समझें कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन ये केवल पुष्टि के लिए है। इसके अलावा इस तरह हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि बच्चा वास्तव में ऑटिस्टिक है या नहीं, और अगर यह सच है तो इससे श्री चेन को अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए राजी करने में मदद मिलेगी। लू फैंग ने समझाने की कोशिश की। उसे डर था कि शीमिंग उसके इरादों को गलत समझ लेगा। सूजिन उसे इस महिला के सामने इस तरह व्यवहार करते देख हैरान रह गई। वह इस अस्पताल में 5 साल से काम कर रही थी और लू फैंग को किसी के सामने सफाई देते देखना उसके लिए पहली बार था। वह दूसरों के प्रति अपने ठंडे रवैये के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने मरीजों और उनके अभिभावकों के प्रति विनम्र रहते हैं। हालांकि वह अपने काम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते। सभी वरिष्ठ डॉक्टर उससे नाराज हैं क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं जो वे इतने वर्षों के बाद भी नहीं कर सके। वह इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि लोग उसके शब्दों को कैसे लेंगे और बेझिझक अपने मन की बात कहता है। इसलिए सूजिन उसे इस तरह अजीब व्यवहार करते देख हैरान रह गई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गई कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर लू फैंग के अचानक इतने अच्छे व्यवहार से असहज महसूस करते हुए जीमिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। और सूजिन जी, ये श्रीमती जिन, शीमिंग हैं। इन्हीं की वजह से मैंने आपको यहाँ बुलाया है। लू फैंग ने शीमिंग का परिचय सूजिन से कराया। दोनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। लू फैंग ने लीवेई का परिचय भी उससे कराया और अभिवादन के बाद उसने सूजिन को आराम से एक कुर्सी पर बैठा दिया। डॉक्टर सूजिन, एक लड़का है जिसकी मुझे आपसे जांच करवाने की ज़रूरत है। श्रीमती जिन का कहना है कि लगभग 7-10 साल के उस लड़के में ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं। तो क्या आप कृपया उसकी जांच करके मुझे उसकी स्थिति के बारे में बता सकती हैं? उन्होंने उनकी ओर देखा और उन्हें बुलाने का कारण बताया। सूजिन ने हैरानी से जीमिंग की ओर देखा और संदेह भरी निगाहों से उसे देखा। उसने रिसेप्शनिस्ट से लॉबी में हुई घटना के बारे में सुना था और वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि कौन सी महिला इतनी परेशानी खड़ी कर रही है। श्रीमती जिन, क्या आप डॉक्टर हैं? आप कहाँ काम करती हैं और आपकी विशेषज्ञता क्या है? सूजिन ने शीमिंग को डॉक्टर समझते हुए पूछा, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह यहाँ आकर ये दावा कर रही है कि बच्चे को ऑटिज्म है तो वह इस क्षेत्र में एक चिकित्सक जरूर होगी। और ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती। केवल डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोग ही इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी ये पता नहीं लगा पाते कि उनका बच्चा बीमार है या ऑटिज्म के लक्षण दिखा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उसके बड़े होने का ही एक हिस्सा है। सूजिन का सवाल सुनकर जीमिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती है जब उसके पास न तो डॉक्टर की डिग्री है और न ही वह कहीं डॉक्टर के रूप में काम करती है। लीवेई भी उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए उसकी ओर देख रहा था।
हालांकि वह जानता था कि शीमिंग के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी उसे विश्वास था कि अगर वह इस मामले में दखल देगा तो शीमिंग को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे जैसे सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रहे थे, उसे दबाव महसूस होने लगा। ली फैंग भी उसके बोलने का इंतजार कर रहा था क्योंकि वह जानना चाहता था कि वह चिकित्सा के बारे में इतनी जानकार कैसे हो गई। मैं किसी अस्पताल में काम नहीं करती और मेरे पास कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं है, ज़ीमिंग ने सच कहा। वह जानती है कि उसे यह बात छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सचमुच सच है। शीमिंग का जवाब सुनकर सू जिन अवाक रह गई। श्रीमती जिन, अगर आपके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है तो आप कैसे यकीन कर सकती हैं कि जिस लड़के की आप बात कर रही हैं वह ऑटिस्टिक है? यह आपके बच्चे का खेल नहीं है, इसलिए आप इस तरह के बेतुके अनुमान नहीं लगा सकती। यह एक गंभीर मामला है, ये किसी के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों के बारे में बात न करें जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। सूजन परेशान थी क्योंकि उसे लगा कि यह एक गंभीर मामला है, इसीलिए वह जल्दी में आई थी। लेकिन लू फैंग ने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि एक पागल लड़की है जिसे दवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं पता और वह दावा कर रही है कि लड़के को ऑटिज्म है। क्या वह कोई शरारत कर रही है या क्या? लू फैंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि वह सूजन की भावनाओं को समझता था। जब उसने शीमिंग द्वारा अपनी चाची का इलाज करने का वीडियो नहीं देखा तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, और जब उसने उसकी बातें सुनी और पाया कि उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो उसकी दिलचस्पी उसमें और बढ़ गई क्योंकि उसने बिना किसी डिग्री के उसकी चाची की जान बचाई थी जो गंभीर हालत में थी। साथ ही उन्होंने ये भी देखा है कि वह किस तरह से अपनी बीमारी का निदान करती है और अब वे भी इससे सहमत हैं। डॉक्टर सूजिन, ऐसा नहीं है, वह वही हैं। लू फैंग सूजिन को बताना चाहता था कि वह वही महिला है जिन्होंने उसकी चाची का इलाज किया था, लेकिन शीमिंग के हाव भाव देखकर वह रुक गया क्योंकि उसके हाव भाव उसे चुप रहने और इस बात को उजागर न करने का संकेत दे रहे थे। आगे क्या कहना है, ये सोचते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अध्याय 396, मुझे आपके मरीजों पर दया आती है। शीमिंग के हाव भाव देखकर लू फैंग हैरान रह गया। उसके हाव भाव से वह समझ गया कि शीमिंग इस बात को गुप्त रखना चाहती है कि उसकी चाची का इलाज उसी ने किया था। अरे, बात यह है, उसके पास शब्द नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूजिन को ये बात कैसे समझाए, जबकि उसके पास कोई डिग्री या मेडिकल शिक्षा नहीं है, फिर भी वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है। उसके लिए सूजिन को यह विश्वास दिलाना मुश्किल है कि शीमिंग कोई अजनबी नहीं है, उसमें क्षमताएं हैं और वह सिर्फ बकवास नहीं कर रही थी। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और न ही मैं किसी अस्पताल में काम करता हूँ, लेकिन मुझे चीनी पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है, और पारंपरिक चिकित्सा में अपने ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लड़के को ऑटिज्म है। ज़ीमिंग ने गंभीर चेहरे से कहा। ओह, सच में? तो आपने चीनी चिकित्सा में मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई की होगी, है ना? सूजिन ने शीमिंग से उसकी योग्यताओं के बारे में पूछा। सूजिन ऐसी इंसान नहीं है जो चीनी चिकित्सा को नीचा समझती हो। यहाँ तक कि उनके दादाजी भी चीनी चिकित्सा के डॉक्टर हैं, इसलिए उन्हें चीनी चिकित्सा पर भी भरोसा है। वह जानती है कि चीनी चिकित्सा का अभ्यास करने से पहले किसी को चीनी जड़ी बूटी चिकित्सा और एक्यूपंक्चर का अध्ययन करना चाहिए। शीमिंग को चीनी चिकित्सा का ज्ञान होने की बात सुनकर उसकी रुचि और बढ़ गई। ज़ियामिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और उसे याद आया कि इस दुनिया में कॉलेज में चीनी चिकित्सा के बारे में भी अध्ययन करना आवश्यक है। उसकी दुनिया में उसने अपने पिता से चीनी चिकित्सा सीखी और अपने पिता के साथ मिलकर कई ग्रामीणों और सैनिकों का इलाज किया। भले ही उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन किसी ने भी कभी उसकी क्षमताओं पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया। इस जगह पर लोग किसी व्यक्ति की क्षमताओं की बजाय कागज़ के एक टुकड़े पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। सूजिन महोदया, मैंने चीनी चिकित्सा को मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ा है और न ही मेरे पास कोई डिग्री है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि मेरी क्षमताएं वहाँ मौजूद सभी पूर्वी चिकित्सकों से बेहतर हैं। उसने आह भरी। उसके पास उसे अपनी बातों पर विश्वास दिलाने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास कौशल है, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें या नहीं, क्योंकि मेरे पास अपनी बातों को साबित करने के लिए कोई डिग्री नहीं है। मैं बस आशा करता हूं कि आप उस लड़के की देखभाल करें और उसे ठीक होने में मदद करें। बस इतना ही। ज़ियामिंग परेशान महसूस करती है क्योंकि इस दुनिया में उसे अपने गुणों के बारे में सबको समझाना पड़ता है, लेकिन अच्छा है कि उन्हें पता नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि अगर दूसरों को पता चल गया कि उसने बिना किसी डिग्री के गर्भवती महिला पर एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया है तो वे उसकी आलोचना करने लगेंगे। उस समय की दुनिया में अलग नियम और कानून थे। अगर दूसरों को पता चलता कि उसने बिना किसी डिग्री के किसी मरीज का इलाज किया है तो इसे अपराध माना जाएगा। वह जानती है कि उसके पास अनुभव और कौशल है, लेकिन वह उन्हें ये कैसे यकीन दिला सकती है कि वह अनुभवहीन नहीं है। उसके पास इस क्षेत्र में वह डिग्री नहीं है जो वे चाहते हैं। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, शीमिंग की बातें सुनकर लू फैंग भी चकित रह गई। उसने ये जानकारी किसी विश्वसनीय स्रोत से नहीं सीखी थी, फिर भी उसमें इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं। उन्हें आश्चर्य की बजाय झटका लगा, क्योंकि वे जानते थे कि उसने क्या किया और उनकी चाची की जान बचाई, जो वास्तव में सराहनीय था, और उसका वीडियो देखने के बाद कई डॉक्टर उससे मिलना चाहते थे। लेकिन अब न केवल उन्हें उससे मिलने का मौका मिला, बल्कि उन्हें यह भी पता चला कि उसने चिकित्सा को अपने मुख्य विषय के रूप में नहीं चुना है। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली महिला है। हाँ, श्रीमती जिन, मुझे लगता है आप इसे मजाक समझ रही हैं। सिर्फ आपके कहने पर आप चाहती हैं कि मैं एक लड़के की जांच करूं, क्योंकि आपको लगता है कि वह ऑटिस्टिक है। सच में? सूजिन ने ज़ीमिंग की ओर देखते हुए नाक सिकुड़ी। उसे लगता था कि उसने डॉक्टर न होते हुए भी चिकित्सा की पढ़ाई की है, वह नर्स या कुछ और होगी। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके पास न तो कोई मेडिकल डिग्री है और न ही उसने चिकित्सा की पढ़ाई की है। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। इससे भी बढ़कर मैं अपने क्षेत्र में बहुत सफल हूँ।
मैं ऐसी डॉक्टर नहीं हूँ जो सिर्फ आपके कहने पर किसी का इलाज कर दूँ। अगर आप कहें कि कल धरती फट जाएगी तो क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए? उसने तिरस्कार भरी निगाहों से ज़ीमिंग की ओर देखते हुए कहा। सूजिन की बातें सुनकर लू फैंग हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह का व्यवहार करेगी। डॉक्टर सूजिन, यहाँ मुद्दा वो नहीं है। वह उसे बताना चाहता था कि शीमिंग उस तरह का लड़का नहीं है जैसा वह सोच रही थी, लेकिन सूजिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। डॉक्टर लू फैंग, मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया है कि आप इस महिला की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। मैंने लॉबी में अभी जो कुछ हुआ वह सुना। क्या आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए लड़के की जांच करूं क्योंकि उसने ऐसा कहा है? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि यह महिला गलत है। उस लड़के का पिता भी यह मानने से इनकार कर रहा है कि उसका बेटा ठीक है, तो वह इस पर इतना जोर क्यों दे रही है? और मैं उस लड़के की जांच करने में अपना समय क्यों बर्बाद करूं जो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इस औरत को गलत साबित करने के लिए? मुझे माफ़ कीजिए डॉक्टर लू, मेरे पास ज़्यादा खाली समय नहीं है। सूजिन ने लू फैंग की बात काटते हुए बीच में ही टोक दिया और उठने ही वाली थी कि उसे शीमिंग के शब्द सुनाई देना बंद हो गए। डॉक्टर सू, मुझे आपके मरीजों पर तरस आता है कि उन्हें ऐसी डॉक्टर मिली है जो मरीजों की जांच करके अपना समय बर्बाद करती है। शीमिंग ने सीने के सामने हाथ बांधते हुए कहा। शीमिंग की बातें सुनकर लू फैंग हैरान रह गया। अब तक तो वह यही सोच रहा था कि शीमिंग बहुत दयालु है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बातें इतनी क्रूर भी हो सकती हैं। शीमिंग की बातें सुनकर सूजिन के चेहरे के भाव देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह जानता है कि सूजिन अपने मरीजों का निदान करने में बहुत अच्छी है और एक बहुत ही सक्षम डॉक्टर है, और अब तक किसी ने भी उसे यह नहीं बताया है कि उन्हें उसके मरीजों पर दया आती है। जियामिंग ने ऐसा कहकर सीधे तौर पर उसका और उसकी कार्यशैली का मजाक उड़ाया। तुमने क्या कहा? सूजिन ने पीछे मुड़कर दांत पीसते हुए शीमिंग को घूर कर देखा। सूजिन महोदया, आपने कहा कि आप उस लड़के की जांच नहीं करना चाहती, है ना? लेकिन क्या आपने कभी उस लड़के को देखा है जिसके बारे में आप कह रही हैं कि वह ठीक है? क्या आपने उसे चलते हुए देखा है जिसके बारे में आप कह रही हैं कि वह ठीक है? क्या आपने उसे लोगों को ऊंची आवाज में बोलते या चिल्लाते हुए देखकर घबराते हुए देखा है? क्या तुमने उस लड़के को देखा है जो किसी से भी आंखें नहीं मिला पाता और उसके हाथ कैसे कांपते हैं? सूजिन उस समय अचंभित रह गई जब उसने शीमिंग को ऑटिस्टिक बच्चों की पहचान करने में आने वाली सभी प्रमुख समस्याओं का जिक्र करते हुए सुना। किसी बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं, ये पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण जैसे कोई निश्चित चिकित्सीय परीक्षण नहीं है। इसलिए डॉक्टर आमतौर पर बच्चे के विकास संबंधी इतिहास और व्यवहार की जांच करते हैं। चिकित्सा परीक्षण न होने के कारण ऑटिज्म का प्रारंभिक अवस्था में निदान करना बहुत मुश्किल है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई निश्चित उपचार भी नहीं है। डॉक्टर केवल यही सलाह दे सकते हैं कि वे उपचार लें और ध्यान को एक माध्यम के रूप में उपयोग करें ताकि उनकी स्थिति और खराब न हो। हालांकि शुरुआती चरण में इन चीज़ों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन केवल इस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही अंतर को पकड़ सकते हैं। जब शीमिंग ने उनके निदान के लिए मूल्यांकन किए गए सभी मुख्य व्यवहारिक बिंदुओं का एक एक करके उल्लेख किया तो सूजिन अवाक रह गई। अध्याय 397। क्या वह अब भी मेरी बातों पर विश्वास करेगा? सूजिन ये सुनकर अवाक रह गई जब उसने शीमिंग के उन सभी प्रमुख विकासात्मक लक्षणों का वर्णन सुना जिनसे ऑटिज्म का निदान किया जा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि शीमिंग को इस बारे में पता होगा, और वह मान रही थी कि वह सिर्फ परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। जियामिंग के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। श्रीमती जिन, क्या आपको यकीन है कि बच्चे को ऑटिज्म है? सूजिन ने जिमिंग की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, क्योंकि वह ये पुष्टि करना चाहती थी कि क्या वह इस बारे में निश्चित है। जियामिंग ने सूजिन की ओर देखा, जो चौंकी हुई और थोड़ी उलझन में दिख रही थी। उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि लड़के को ऑटिज्म है। पहले तो ये सिर्फ मेरा अंतर्ज्ञान था, लेकिन जब मैंने उसे असामान्य ढंग से चलते देखा और जब भी उसके पिता उसे डांटते थे तो वह जिस तरह से सहम जाता था, तो मेरा अनुमान और भी पुख्ता हो गया। हालांकि उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज नहीं थीं, फिर भी मैंने उसमें कुछ सूक्ष्म बदलाव देखे। आज लॉबी में उसकी नाड़ी और आंखों की जांच करने के बाद मुझे यकीन है कि वह ऑटिस्टिक है। हालांकि अभी उसकी हालत शुरुआती दौर में है, लेकिन अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो उसके पिता के बुरे बर्ताव की वजह से उसकी हालत और बिगड़ जाएगी और बाद में उसे इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिमिंग को लगा कि चूंकि सूजिन लड़के को देखने जा रही है, इसलिए उसे उसके बारे में अपने विचार बताने चाहिए। वह इस बात पर अड़ी थी कि लड़के का इलाज समय रहते हो जाए, क्योंकि अगर उसे शुरुआती चरण में सही इलाज मिल जाए तो वह ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इसमें देरी होती है और उसकी हालत बिगड़ जाती है तो उसकी हालत में सुधार नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऑटिज्म का कोई निश्चित इलाज नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए थेरेपी और मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सकती है, और कई बच्चे बड़े होने पर बेहतर हो जाते हैं। सूजिन ने जिमिंग को हैरानी भरे भाव से देखा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। डॉक्टर लू फैंग, मैं लड़के की जांच करने जा रही हूँ, लेकिन मैं आज आपको यह नहीं बता सकती कि उसे ऑटिज्म है या नहीं। मुझे उस पर कुछ परीक्षण करने होंगे और कुछ दिनों तक उसके व्यवहार में होने वाले बदलावों को देखना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि श्रीमती जिन का अनुमान सही है या नहीं। सूजिन ने शीमिंग से नजरें बचाते हुए लू फैंग की ओर मुड़ी। उसे समझ आ गया था कि जिमिंग आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है, इसलिए इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। वह भी मूर्ख नहीं है। जियामिंग को देखकर वह कह सकती थी कि उसके आत्मविश्वास के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। और इतना ही नहीं, शीमिंग ने उसे सब कुछ बताया, यहाँ तक कि बच्चों में ऑटिज्म के वे लक्षण भी जो उसने देखे थे। अब वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहती और ये देखना चाहती है कि शीमिंग का अनुमान सही है या नहीं। अगर शीमिंग का निदान सही है तो उसे अपनी क्षमताओं को स्वीकार करना होगा, क्योंकि ऑटिज्म का निदान करना आसान नहीं है।
डॉक्टरों को बच्चे के व्यवहार में होने वाले बदलावों को कुछ दिनों तक देखना होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ परीक्षण करने पड़ते हैं कि उनका निदान सही है। लेकिन अगर शीमिंग ने लड़के को सिर्फ 2 बार देखने के बाद ही यह अनुमान लगा लिया है तो वह वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जब सू जिन ने लू फैंग से कहा कि वह लड़के की जांच करेगी और बाद में उसे रिपोर्ट के बारे में बताएगी तो लू फैंग आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सू जिन ने कमरे से निकलने से पहले शीमिंग की तरफ देखा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और कुछ नहीं कहा और कमरे से चली गई। जब सू जिन कमरे से चली गई तो शीमिंग उसकी पीठ को घूरता रहा। उफ, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा, नहीं तो अगर मेरे पास कोई डिग्री नहीं होगी तो लोग हमेशा मेरी क्षमताओं पर सवाल उठाएंगे। रुको, जीमिंग ने लीवी की ओर मुड़कर देखा। उसे याद आया कि वह पूरे समय कमरे में ही था। उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए वह एक पल के लिए भूल गई कि वह भी वहां मौजूद था। उसने अपने बालों को सहलाया क्योंकि उसे चिंता थी कि लीवेई शायद उसकी बातों पर विश्वास न करे। उन्होंने बताया कि उन्होंने विदेश में अपने गुरु से एक्यूपंक्चर सीखा, लेकिन किसी बच्चे में ऑटिज्म को पहचानना सीखने से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। अगर मैं उसे बताऊं कि मैंने सब कुछ अपने उस्ताद से सीखा है जो विदेश में रहता था, तो क्या वह अब भी मेरी बातों पर विश्वास करेगा? हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसने कुछ नहीं पूछा और पहले से परोसी गई कॉफी पी ली। इस पूरे समय वह कुछ नहीं बोला और बस देखता रहा कि कैसे शीमिंग सू जिन के इस कमरे से बाहर निकलने से पहले ही उसका मन बदलने में कामयाब हो गया। श्रीमती जिन, आपको अब उस लड़के के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि डॉक्टर सू जिन उसकी जांच करने के लिए सहमत हो गए हैं तो वह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सू जिन इन मामलों में सबसे लोकप्रिय और कुशल डॉक्टर हैं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको उनके व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं होगी। उनका व्यक्तित्व थोड़ा जटिल है लेकिन वह एक अच्छी डॉक्टर हैं। उन्होंने सू जिन की ओर से यह बात कही क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि शीमिंग को कुछ गलत लगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिर डिग्री न होने के कारण मेरी काबिलियत पर शक करना उसका सही था। जीमिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। लू फैंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं बोला। वह उससे इस बारे में सवाल पूछना चाहता था लेकिन ये सही समय नहीं था। उसके हाव भाव देखकर वह समझ गया कि वह उसे इसके बारे में नहीं बताएगी, इसलिए उसने आगे पूछताछ नहीं की। तो फिर लू फैंग, हमें चलना चाहिए। मुझे खेद है कि हमने आपका इतना समय बर्बाद किया, लीवेई ने जाते हुए कहा। 1 मिनट रुकिए, श्री लीवेई, कृपया हमारी पहले हुई बातचीत को न भूलें। आपको आज रात लू हवेली में भोजन के लिए आना होगा। मैं आपको संदेश के माध्यम से पता भेज दूंगा, इसलिए अवश्य आइएगा। लू फैंग ने मुस्कुराते हुए उन्हें आमंत्रित किया। उसने लीवेई का संदेश पहले ही ले लिया है क्योंकि वह उनसे संपर्क बनाए रखना चाहता है। उसे शीमिंग का व्यक्तित्व पसंद आया। हालांकि लीवेई के सामने उसका नंबर लेना अच्छा विचार नहीं होगा, इसलिए उसने लीवेई के साथ नंबरों का आदान प्रदान किया। सू जिन के मामले की वजह से जीमिंग लगभग ये बात भूल ही गया था। सू जिन के आने से पहले वे इस बारे में बात कर रहे थे, ये बात वे लगभग भूल ही गए थे। ठीक है, हम आएंगे, लीवी ने लू फैंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने लू परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन लू परिवार के किसी सदस्य से उनकी पहली मुलाकात थी। उसने सुना है कि ओल्ड लू के सबसे बड़े बेटे के एक बेटा और एक बेटी है। बेटी अपने पिता की तरह सैनिक है और बेटा डॉक्टर बन गया क्योंकि वह सेना में भर्ती नहीं होना चाहता था। लीवेई को उसमें एक अलग ही जोश और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया, जिससे पता चला कि वह अपने देश की सेवा करने के लिए कितना दृढ़ निश्चयी है। फर्क सिर्फ इतना था कि वह सीमा पर नहीं बल्कि अस्पताल में था। फिर भी वे देश की सेवा कर रहे थे। लू फैंग के अनुरोध पर सहमत होने के बाद लीवेई और शीमिंग अस्पताल से चले गए। अध्याय 398। क्या यह उचित है? जी राजवंश। दोपहर के भोजन के बाद झाओमिंग ने बगीचे में टहलने की जिद की। उसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया था, इसलिए वह भोजन पचाने के लिए टहलना चाहती थी, नहीं तो वह मोटी हो जाएगी। जी चेंग और वेनरू भी उसके साथ टहलने चले गए। भाई वेन, यहाँ कितने लोग काम करते हैं? झाओमिंग ने वेनरू से पूछा, जो अपने हाथों को पीछे करके लापरवाही से चल रही थी। ये सिर्फ सामान बेचने की दुकान नहीं है, बल्कि वे खुद सामान बनाते भी हैं, इसलिए उन्हें और लोगों की ज़रूरत है। लेकिन उसे यहाँ ज़्यादा लोग काम करते हुए नहीं दिखे। झाओमिंग चलते हुए गुनगुना रही थी। उसकी चाल बिल्कुल भी सुरुचिपूर्ण नहीं थी। जी चेंग के साथ उसे सुरुचिपूर्ण होने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने उसकी अनाड़ीपन को इतनी बार देखा है कि अब उसे इसकी परवाह भी नहीं है। जी चेंग उसकी हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और न ही उसकी अनाड़ीपन से उसे कोई आपत्ति होती है। इस दुनिया में सभी लोगों में से झाओमिंग को वेनरू और जी चेंग के साथ सबसे अधिक सहज महसूस होता है। वेंजू और शियाओली के साथ रहने से उसे घबराहट होती है। मजदूर, अहम, लगभग 22-12 पुरुष और 10 महिलाएं, उसने चलते हुए कहा। उन्हें सटीक संख्याएं याद थीं क्योंकि आज ही वे उनके वेतन पर चर्चा कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये स्पष्ट रूप से याद था। झाओमिंग अपने कदमों पर रुक गई और उसकी ओर देखते हुए बोली, सचमुच? उसकी बातें सुनकर वह हैरान रह गई, क्योंकि इस समय मंडप में ज़्यादा लोग नहीं थे। कुछ ही लोग काम कर रहे थे, तो बाकी कर्मचारी कहाँ थे? महिलाएं सामान बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं जबकि पुरुष जंगल से कच्चा माल इकट्ठा करते हैं, उन्होंने लापरवाही से कहा। और कुछ लोग पवेलियन के दैनिक कामकाज करते हैं। लेकिन अभी अभी मैंने गोदाम की जांच की, वहाँ केवल कुछ ही महिलाएं काम कर रही थीं। बाकी कर्मचारी कहाँ हैं? वह असमंजस में थी क्योंकि उसे वहाँ बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। अरे, कुछ मजदूर जंगल से लकड़ी लाने और बाजार से मोती खरीदने गए हैं, जबकि कुछ महिलाएं गोदाम में बचे हुए सामान से चीजें बना रही हैं। वेनरू ने झाओमिंग के जिज्ञासु भावों को देखते हुए जवाब दिया। ओह, लेकिन महिलाओं का क्या? इस समय गोदाम में काम करने वाली महिलाएं बहुत कम हैं। आपने कहा था कि 10 महिलाएं हैं, लेकिन गोदाम में केवल 4 महिलाएं ही हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं?
वेनरू ने झाओ मिंग की ओर देखकर उसके सवाल सुने और जवाब दिया, दोपहर हो चुकी है, बाकी लोग घर चले गए हैं और उनके घर पर बच्चे हैं। दूसरी महिला के भी छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन्हें उनकी देखभाल के लिए वापस जाना होगा। चिंता मत करो, वे थोड़ी देर में आ जाएंगे। कई महिलाएं दोपहर में काम पर लौटना पसंद करती हैं क्योंकि उनके बच्चे घर पर अकेले होते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें दोपहर में काम पर लौटने और बाद में वापस आने की अनुमति दे दी है। वह अपने पिता जैसा नहीं है और रॉयल ब्रश को अपने ही नियमों के अनुसार चलाता है। ये जगह बाकी जगहों से कहीं बेहतर थी क्योंकि वेनरू बहुत दयालु और उदार है। रॉयल ब्रश की कार्य संस्कृति देखकर झाओ मिंग दंग रह गया। भाई वेनरू तो वाकई कमाल के हैं। उन्हें राजमहल जैसी सख्त कार्य संस्कृति की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ श्रमिकों को अन्य किसी की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि यही कारण था कि दुकान अच्छा नहीं चल रही थी। उसका विचार तो अच्छा है, लेकिन उसके प्रबंधन कौशल उतने अच्छे नहीं हैं। झाओ मिंग ने यह जानकर आह भरी कि भाई वेन कितने नर्म दिल हैं। वे दूसरों की खातिर नुकसान उठा रहे हैं। भाई वेन, आप मंडप में एक कमरा क्यों नहीं बनवा देते जहां उनके बच्चे खेल सकें और आराम कर सकें? इस तरह उन महिलाओं को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकेंगी और साथ ही काम भी। इससे उनका आने जाने में लगने वाला समय बचेगा। वे अपने बच्चों की देखभाल करते हुए आराम से काम कर सकेंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इससे समय की बचत होगी और इस तरह वे उतने ही समय में अधिक उत्पाद बना सकेंगी जितना समय वे पहले बर्बाद करती थीं। झाओ मिंग की बातें सुनकर जी चेंग और वेनरू अपने कदम रोक बैठे। उनका विचार वाकई अच्छा था। इस तरह महिला श्रमिक अधिक कुशलता से और बिना किसी चिंता के काम कर सकेंगी। इससे उनका काफ़ी समय बचेगा। श्रीमती झाओ मिंग, क्या आपने पहले व्यापार के बारे में पढ़ाई की है? जी चेंग ने उनसे पूछा क्योंकि वह इस बात से हैरान था कि वह व्यापार की समस्याओं और प्रक्रियाओं को कैसे समझ सकती हैं। उसने यूकान द्वारा की गई धोखाधड़ी को भी पकड़ लिया। वह सोच रहा था कि क्या उसने अपने पिता से भी व्यवसाय सीखा है, क्योंकि वह पहले से ही एक अपवाद थी, क्योंकि उसने अपने पिता से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी। जी राजवंश में आमतौर पर महिलाओं को बचपन से ही घरेलू कामकाज सिखाया जाता था। उन्हें यह भी सिखाया जाता था कि एक आज्ञाकारी पत्नी कैसे बने। यही वह प्रशिक्षण था जो महिलाओं को दिया जाता था। लेकिन उसे व्यापार के बारे में कैसे पता चलेगा? कुलीन परिवारों की महिलाओं को भी व्यापार के बारे में सीखने की अनुमति नहीं थी। वेनरू ने उत्सुकता से झाओ मिंग की ओर देखा। वह जानना चाहता था कि वह ऐसे बेहतर विचार कैसे दे सकती है जो उसके दिमाग में कभी नहीं आए। उन्होंने न केवल अपने गुरु से व्यापार के बारे में सीखा है, बल्कि व्यापारिक सौदों के लिए पड़ोसी देशों में भी जाते हैं। हालांकि यह विचार उनके मन में कभी नहीं आया। लेकिन झाओ मिंग आज ही महल से बाहर निकली, लेकिन उनके विचार कहीं अधिक रोचक और बेहतर थे। जब जी चेंग ने झाओ मिंग से यह सवाल पूछा तो वह एकदम अचंभित रह गई। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और सोचने लगी कि वह उसे क्या बहाना दे सकती है, क्योंकि उसने जो सुझाव दिया था वह उसके लिए सामान्य था। उसके समय में कई कार्यालयों ने कामकाजी माता पिता के बच्चों के लिए एक खेल कक्ष बनाना शुरू कर दिया था। न केवल महिलाएं बल्कि कामकाजी लेकिन एकल माता पिता भी इस तरह से अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। इस तरह कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों की चिंता किए बिना काम कर सकेंगी और बदले में वे अधिक कुशलता से काम करेंगी। मैंने इससे पहले कभी व्यापार के बारे में नहीं सीखा था। मुझे बस यही लगता था कि वे महिलाएं अपने बच्चों को लेकर चिंतित होंगी और अगर उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने हों तो वे चिंतित नहीं होंगी। मैं बस एक महिला के नजरिए से सोच रहा था। हाँ, महिला, झाओ मिंग ने एक मजबूत बहाना सोचते हुए कहा। जब उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू किया तो उनके चेहरे के भाव देखकर वह आत्मविश्वास से भर गई। ओह, झाओ मिंग की बात सुनकर जी चेंग ने सिर हिलाया। जी चेंग ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा और झाओ मिंग की बातें सुनकर सिर हिला दिया। झाओ मिंग एक बार फिर अवाक रह गई क्योंकि वह बहुत सोच विचार करके बहाने बना रही थी और उसने केवल एक शब्द में जवाब दिया, क्या यह उचित है? अध्याय 399। मैं सिर्फ नहाने जा रहा हूँ, युद्ध में नहीं। बाल बाल बच गए। झाओ मिंग ने अपने कमरे के दरवाजे से टेक लगाते हुए बुदबुदाया। उसने जी चेंग और वेनरू के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ही बगीचे से बाहर निकल गई। कमरे में उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि जी चेंग और वेनरू उससे कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना मुश्किल होगा। उसके लिए यह मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसे झाओ मिंग होने का नाटक करना पड़ता था, जिसका व्यक्तित्व उससे बिल्कुल अलग था। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे जल्द ही झाओ मिंग की चाची मिल जाएं, ताकि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। वह बिस्तर की ओर चली और आलस से उस पर लेट गई। हालांकि ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है, फिर भी वह परेशान है क्योंकि यहाँ उसके लिए करने को कुछ खास नहीं है। इसके अलावा उसके पास झाओ मिंग की यादें भी नहीं हैं, जिसकी वजह से उसे इस दुनिया में ढलने में मुश्किल हो रही है। अब मैं क्या करूं? मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि जी चेंग ने मुझे बाजार जाने से मना कर दिया है और मैं इस कमरे से भी बाहर नहीं जा सकती। वह कुछ करने के लिए इधर उधर देखती है। जी चेंग को मंडप से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और वह बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वे दोनों बाहर हैं। क्या मुझे नहाना चाहिए? उसने इस बारे में सोचा और नहाने का फैसला किया। लंबी यात्रा करने के कारण उसे बहुत पसीना आ रहा था और मौसम बहुत गर्म होने के कारण उसे गर्मी भी लग रही थी। उसने कमरे में रखी मेज की ओर देखा और उसकी ओर चल पड़ी, जिस पर उसके लिए कपड़ों का एक सेट रखा हुआ था। नौकरानियों ने उसके लिए ये कपड़े तैयार किए होंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू में सिर्फ एक दिन की यात्रा की योजना बनाई थी, इसलिए वे अतिरिक्त कपड़े नहीं लाए थे। और अब जब उन्हें एक रात रुकना पड़ रहा है तो उसे बदलने के लिए कपड़ों के एक सेट की ज़रूरत है। उसने कपड़ों को देखा और सिर हिलाया। ये सादे और सरल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह चाहती थी। उसे अभी भी इन भारी गाउन की आदत नहीं पड़ी है। इतनी गर्मी में वे इतने भारी कपड़े कैसे पहन सकते हैं? पोशाक का रंग और शैली देखकर वह समझ गई कि यह पोशाक लुशी ने ही उसके लिए चुनी होगी।
अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने लूसी को नहीं देखा है। उसे याद आया कि जब से वह यहाँ आई है उसने लूसी को कहीं नहीं देखा था। उसने कपड़े उठाए और गलियारे के कोने में स्थित बाथरूम की ओर चली गई। उसने देखा कि गलियारे के अंत में एक बाथरूम था, इसलिए उसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैडम, क्या आप नहाने जा रही हैं? जब वह अंदर जाने ही वाली थी तभी उसे लूसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बड़ी ट्रे ले जाते हुए देखा जो पीले चमकदार कपड़े से ढकी हुई थी। उसने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर चल पड़ी। मैं यहाँ नहाने आया था, लेकिन तुम इस ट्रे को हाथ में लेकर यहाँ क्या कर रही हो? झाओ मिंग को उत्सुकता हुई कि लूसी अपने हाथों में क्या लिए हुए है। आह, ये वो चीज़ें हैं जो मास्टर वेनरू ने आपके लिए उपहार के रूप में भेजी हैं। दोपहर के भोजन से पहले मास्टर वेनरू ने मुझे गोदाम से आपके लिए कुछ सामान लाने को कहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आपको क्या पसंद आएगा, इसलिए उन्होंने मुझे आपके लिए कुछ सामान चुनने को कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। लूसी की बातें सुनकर झाओ मिंग दंग रह गई। उसने मुझसे ये चीज़ें उपहार के रूप में मांगी, लेकिन क्यों? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेनरू उसे इतनी सारी चीज़ें क्यों भेजेगा। क्योंकि आपने युकांग के धोखे का पर्दाफाश करके उसकी मदद की। मिस, आज आप बहुत ही शानदार थीं। लूसी ने मुस्कुराते हुए झाओ मिंग को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। झाओ मिंग ने उसकी ओर हाथ हिलाते हुए कहा, ज़्यादा प्रतिक्रिया मत करो। कुछ नहीं है। जब लूसी ने उसकी बहुत तारीफ की तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने उससे कहा कि वह ज़्यादा प्रतिक्रिया न दे। देखते हैं उसने क्या उपहार भेजे हैं। झाओ किंग उसके पास गया और ट्रे से कपड़ा निकाला। उन वस्तुओं को देखकर उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। वेनरू द्वारा भेजी गई वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि इन वस्तुओं का चयन लूसी ने किया था, लेकिन इन्हें वेनरू ने भेजा था। ट्रे में बहुत सारी चीज़ें थीं। उनमें सुंदर लकड़ी की हेयर क्लिप्स थीं जिन पर कलात्मक नक्काशी की गई थी। उन्हें ये हस्तनिर्मित हेयर क्लिप्स बहुत पसंद आईं। वे बेहद खूबसूरत और कलात्मक हैं। वहाँ कुछ चूड़ियाँ और अंगूठियाँ भी थीं जो चमकीले मोतियों और रत्नों से सजी हुई थीं। उसकी नज़र ट्रे पर रखे पारदर्शी जार पर पड़ी। झाओ मिंग ने वह घड़ा उठाया और लूसी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहा, यह क्या है? ये तो बहुत सुंदर है। लूसी मुस्कुराई और बोली, ये वो मोती हैं जिनसे ये चीज़ें बनी हैं। चूंकि आपको खुद चीज़ें बनाना पसंद है तो मैंने सोचा कि आपको ये मोती भी पसंद आएंगे। उसने शर्माते हुए कहा। हालांकि और भी महंगी और खूबसूरत चीज़ें थीं, लेकिन उसे लगा कि उसकी मालकिन को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी। तुम सही कह रही हो, मुझे मोतियों से भरा ये जार सबसे ज़्यादा पसंद है। झाओ मिंग ने जार को अपने हाथों में लिया और रंग बिरंगे मोतियों को प्यार से देखने लगी। वह इनका इस्तेमाल कई चीज़ें बनाने के लिए कर सकती है। वह इनसे अपने कपड़े डिज़ाइन कर सकती है और भी बहुत कुछ। मैडम, अगर आप नहाने जा रही हैं तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए नहाने की व्यवस्था कर देता हूँ। लूसी ट्रे को साइड टेबल पर रखने ही वाली थी कि झाओ मिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे कमरे में जाओ और ये सामान वहाँ रख दो, मैं खुद संभाल लूंगी। झाओ मिंग असहज महसूस कर रही थी क्योंकि वह खुद नहा सकती थी और लूसी को उसके लिए पानी तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उसे खुद झील से पानी लाना पड़े। क्या आप निश्चित हैं? लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे जांच करने दीजिए। आप महारानी हैं, आप इस तरह कहीं नहीं जा सकती। लूसी चिंतित थी क्योंकि यह उनका महल नहीं था और झाओ मिंग के कहीं भी जाने से पहले उसे सब कुछ जांच लेना चाहिए था। ज़्यादा मत सोचो, मैं तो बस नहाने जा रही हूँ, युद्ध के लिए नहीं। झाओ मिंग ने हंसते हुए हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। लूसी ने अपने होंठ सिकुड़े और अनिच्छा से वापस चली गई। अध्याय 400। वह बेहद मोहक लग रही थी। जब झाओ मिंग बाथरूम में दाखिल हुई तो वह आश्चर्य से मुंह खोलकर रह गई। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बाथरूम उसके कमरे जितना ही बड़ा था। ये बाथरूम बेहद आलीशान था क्योंकि सफ़ेद रंग के पारदर्शी पर्दे इसे और भी आलीशान और खूबसूरत बना रहे थे। पर्दों की परतों के बीच से उसे एक बड़ा बाथटब दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि इस मंडप का स्नानघर महल में स्थित उसके स्नानघर से कहीं अधिक आलीशान है। महल के स्नानघर में अंधेरा और प्राकृतिक वातावरण अधिक है। महल में एक बड़ा बाथटब भी था, लेकिन उसमें सफ़ेद पर्दे नहीं थे। हालांकि उसे ये पर्दे पसंद थे क्योंकि इनसे उसे विलासिता और प्राकृतिकता का एहसास होता था। उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ा लेकिन महसूस किया कि उसमें ताला नहीं था। जब उसे पता चला कि वहाँ कोई ताला नहीं है तो वह अवाक रह गई। अंडस्को, क्या उन्होंने सजावट पर ही अपना सारा दिमाग लगा दिया और ताला लगाना भूल गए? वह अवाक रह गई और उसने अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पास ठीक से ताला नहीं लगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि यह वेनरू का बाथरूम है और उसके अलावा कोई भी इस बाथरूम में नहीं आता, इसलिए उसने इसमें कोई ताला नहीं लगाया है। गलियारे के दूसरी ओर मेहमानों के लिए एक और बाथरूम है। मास्टर वेन को ताले लगाना पसंद नहीं है और चूंकि उनके अलावा यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए उन्होंने कभी ताले लगाने की जहमत नहीं उठाई। छी, छोड़ो इसे, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और काम खत्म। आखिर दोपहर का समय है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई और यहाँ आएगा। उसने बुदबुदाते हुए दरवाजा कसकर बंद किया और बाथटब की ओर चल पड़ी। झाओ मिंग पर्दों के बीच से गुजरते हुए बाथटब की ओर बढ़ी। उन्होंने साफ पानी से भरे बाथटब को देखा। उन्होंने पानी का तापमान जांचने के लिए अपना हाथ पानी में डाला। ठंड थी और ताजगी महसूस हो रही थी। झाओ किंग ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और बालों को जूड़े में बांध लिया क्योंकि वह अपने बालों को गीला नहीं करना चाहती थी। उसके बाल सुखाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ हेयर ड्राई नहीं है और झाओ मिंग के बाल कमर तक लंबे और काले हैं। झाओ मिंग के लंबे बालों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अपने कपड़े उतारकर वह जल्दी से पानी में उतर गई। ठंडे पानी को छूते ही वह पहले तो कांप उठी, लेकिन जब उसका शरीर तापमान के अनुकूल होने लगा तो उसे आराम महसूस होने लगा। पानी ठंडा और ताजगी भरा था।
चून की गर्मी का मौसम है, इसलिए इन दोहरी तिरी परत वाले कपड़ों को पहनना वाकई असहज है। वहाँ एयर कंडीशनर नहीं है, जिससे उसे और भी ज़्यादा परेशानी होती है। कितना अच्छा लग रहा है। वह पीछे झुककर अपना सिर बाथटब के किनारे पर टिका देती है। वह अपने दोनों हाथ बाथटब के किनारे पर रख देती है। वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेनरू से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जिया चेंग अपने कमरे में वापस चला जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने कमरे में लूशी को पाया। जी चेंग की आवाज़ सुनकर लूशी लगभग सदमे से उछल पड़ी। वह पीछे मुड़ी और बोली, आह महाराज, मैं तो बस ये उपहार रख रही थी जो मास्टर वेनरू ने मिस के लिए भेजे हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जी चेंग ने मेज पर रखी ट्रे पर एक नज़र डाली और सिर हिलाया। उसने चारों ओर देखा और जब उसे झाओमिंग नहीं दिखा तो उसका चेहरा उतर गया। झाओमिंग कहाँ है? जी चेंग के सामने घबराहट महसूस करते हुए लूशी का शरीर थोड़ा कांप गया। मिस, वो नहाने गई हैं। उसने हिचकिचाते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। ओह, अब तुम जा सकती हो। उसने हाथ हिलाकर उसे वापस जाने का इशारा किया। लूशी ने उसके सामने झुककर प्रणाम किया और जल्दी से बाहर चली गई। जी चेंग बिस्तर की ओर बढ़ा और जैसे ही वह बैठने वाला था उसकी नज़र मेज पर रखी किसी चीज़ पर रुक गई। वह मेज के पास गया और उस तौलिए को उठाया जिसे झाओमिंग कमरे में भूल गया था। क्या वह अपना तौलिया लेना भूल गई? उसने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि वह इसके बिना क्या करेगी। जी चेंग ने कुछ देर सोचा और फिर हाथ में तौलिया लेकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने ये तौलिया उसे देने का फैसला किया क्योंकि वह इसे लेना भूल गई थी। लूशी ने उसे बताया है कि झाओमिंग गलियारे के अंत में स्थित शौचालय में गया था। जब वे आसपास देख रहे थे तब उसने वह बाथरूम भी देख लिया था, इसलिए वह सीधे उस बाथरूम में चला गया जो उनके कमरे के पास ही था। वह बाथरूम के सामने खड़ा हो गया और अपने सामने के दरवाजे को देखने लगा। उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए अपने हाथ में पकड़े तौलिए की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज़ न सुनकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया और उसका नाम पुकारा, झाओमिंग। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला और अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह चिंतित हो गया। वह अंदर ही है ना? वह ये सोचकर हैरान था कि अंदर से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। उसने अपने होंठ सिकोड़े और दरवाजा धकेलने की कोशिश की। आश्चर्य की बात यह थी कि यह तुरंत खुल गया। वह चौंक गया क्योंकि उसे इतनी आसानी से खुलने की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ देर तक हिचकिचाया लेकिन फिर भी बाथरूम में घुस गया। उसने विशाल बाथरूम में चारों ओर नज़र डाली और बाथटब में एक दुबली पतली आकृति को देखा। पर्दों ने बाथटब को ढकने वाली एक परत बना रखी थी, लेकिन चूंकि वे पारदर्शी कपड़े के थे इसलिए वह बाथटब में लेटी हुई आकृति को देख सकता था। ये दृश्य देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं और उसने तौलिए पर अपनी पकड़ और कस ली। उसने घबराकर उसका नाम पुकारा, झाओमिंग, लेकिन जब उसने देखा कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही है तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसकी आंखें बंद थीं और वह बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी। इससे वह चिंतित हो गया और 1 मिनट भी इंतजार किए बिना उसकी ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बाथटब के करीब पहुंचा उसने पर्दा हटा दिया। उसकी नज़र जब उसकी मोती जैसी सफ़ेद त्वचा पर पड़ी तो उसके कदम थम गए। वह बेहद ही आकर्षक लग रही थी। उसके बाल जूड़े में बंधे थे और उसकी पतली सफ़ेद गर्दन उसके सामने खुली हुई थी। हालांकि शरीर का अधिकांश भाग पानी के अंदर था और पानी में मौजूद झाग के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ बाथटब के किनारे पर रखे हुए थे जिससे उसकी दूधिया सफ़ेद चिकनी भुजाएं दिखाई दे रही थीं। ये दृश्य देखकर वह घबरा गया। झाओमिंग, उसने फिर से पुकारा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब उसने अपनी कर्कश आवाज़ सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसका गला सूख गया है और उसे बुखार महसूस हो रहा है। उसे इस हालत में देखकर उसके लिए शांत रहना मुश्किल होता जा रहा था। वह उसके सामने नग्न अवस्था में थी। हालांकि वह उसका पूरा शरीर नहीं देख सकता था, लेकिन वह उसकी कल्पना कर सकता था, और उसकी वह बेतहाशा कल्पना उसे पागल बना रही थी। जब उसने कई बार पुकारने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोलीं तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जैसे जैसे वह उसके पास पहुंचा उसकी चिंता बढ़ती गई। वह नीचे झुका और उसका नाम पुकारते हुए उसके गालों पर थपथपाया, झाओमिंग, झाओमिंग। इस समय उसे अपने सामने मौजूद उसके नग्न शरीर से कोई मतलब नहीं था और वह उत्तेजित होने के बजाय चिंतित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।